हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश बहुत बड़ा है, इश्यूज़ बहुत हैं और जिस तरह की सरकार है उसमें इश्यूज़ हर दिन बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसने बहुत से ऐसे फैसले किए जिससे लोग नाराज़ हैं। अलग अलग कुछ कानून लाए गए, उससे नाराज़ हैं। कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे लोगों में एक तरह से बेचैनी है। उन्हीं तमाम फैसलों में से एक है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटाना और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में उसको बांट देना। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी लद्दाख। लद्दाख के बारे में कुछ ऐसा कहा गया पार्लियामेंट के अंदर कि ये एक तरह से बौद्धों का एक इलाका है, वो एक अलग यूनियन टेरिटरी उन्हें चाहिए और उन्हें दे दी गई। एक लंबे वक्त से उनकी डिमांड भी थी लद्दाख के लोगों की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये कुछ समझने के लिए और उसके साथ साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में जिस तरह से लद्दाख की झांकी पेश की गई और उसमें पूरी तरह से मेजॉरिटी कम्युनिटी को इग्नोर किया गया, उन तमाम हालात को समझने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं सज्जाद हुसैन करगिली साहब। वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आखिर ये अगस्त 2019 के बाद जो सूरत हाल बनी और अब गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से झांकी सामने आई लद्दाख की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर दुनिया के मसाइल से लोगों को रूबरू कराते रहते हैं और बिलख़ुसूस लद्दाख के हवाले से भी कई डिबेट्स आपने किए जब चाइना ने इनकर्जन किया या फिर आप आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो हालात पैदा हुए उस पर। बहरहाल ये एक सेंस ऑफ एप्रीहेंशन तो है ही पूरे लद्दाख में, यहाँ के सेफगार्ड्स को लेकर के, लैंड, जॉब या कोई रिक्रूटमेंट का कुछ अता पता नहीं है कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों के अंदर एक माहौल है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का, इनसिक्योरिटी इन द सेंस जॉब के रिगार्डिंग, ज़मीन के रिगार्डिंग और जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं लद्दाख के उसके हवाले से। लेकिन उसी बीच में अब ये जो खदशात थे लोगों के कि यूनियन टेरिटरी के बाद सरकार ने कहा था कि हमने आपको आइडेंटिटी दी है, हमने आपको रिकॉग्नाइज़ किया है, आपको एक पहचान दी है। लेकिन यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद पहली बार, हालांकि हमने उस वक़्त कहा था कि ये रिकॉग्निशन नहीं है बल्कि हमें डिसएम्पावर किया गया है क्योंकि हम एक स्टेट के लोग हैं और एक स्टेट को डिसएम्पावर करके यूनियन टेरिटरी बनाना, मुझे ये कहीं से भी किसी भी ज़ीशूर इंसान के वो जो दिमाग में ये बात बैठती नहीं है, मतलब कोई लॉजिक इसमें नज़र नहीं आता है। क्योंकि आप दिल्ली में जब आप देखते हैं तो दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो स्टेटहुड के लिए स्ट्रगल कर रही है और यूटी से एम्पावर होके स्टेट बनाए जाते हैं, न कि स्टेट। हाँ, पूरे देश में अब से पहले कभी कोई ऐसा ऐसी नहीं हुआ कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी किया जाए। यूनियन टेरिटरी को स्टेट तो बनाया गया। लेकिन अब क्या हुआ कि हमें प्रमोट नहीं, डिमोट किया गया, हमें डिसएम्पावर किया गया, हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हुई। और अब जो है ये जो झांकी का एक मिसाल सामने आई है, ये तो एक छोटी सी, मैं समझता हूँ ये उसका एक डिस्प्ले है। जो एक चीज़ हमारे साथ हुई है इनजस्टिस की, उस इनजस्टिस का एक डिस्प्ले है। इस झांकी में हालांकि कुछ चीज़ें जो प्रेजेंट की गई है, जैसे हमारे बहुत एक प्रेस्टीजियस एक जगह है, ठीक से गोंदपा है या फिर बुद्धा का स्टेचू है, इन चीज़ों से हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमें खुशी है कि उन चीज़ों को इसमें जगह मिली। लेकिन हमें इस बात पर एतराज़ है और ऑब्जेक्शन है और इस बात पे हमें नाराज़गी है कि एक लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इससे अलग थलग किया गया। क्योंकि आपको मालूम है जब आप लद्दाख की बात करते हैं तो सिर्फ अकेला लेह से
लद्दाख नहीं बनता, या अकेला करगिल से भी लद्दाख नहीं बनता। ये लेह और करगिल दोनों से मिल के लद्दाख बनता है। और इस दोनों बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भारत जो है उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के बगैर उसे कंप्लीट नहीं समझ सकते। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से ये जो एक माइंडसेट है कि वन वो कल्चर वाला, तो ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है अनेकता में एकता वाला देश है। मुख्तलिफ कल्चर्स, मल्टी कल्चरल हमारा एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट के साथ हमारा मुल्क चलता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही उसको प्रोजेक्ट करना या फिर एक ही आइडेंटिटी को जगह दिया जाना, उससे वो जो मानसिकता है एक्चुअली जो हुकूमत की या हुकूमत में बैठे हुए लोगों की, वो दर्शाता है, वो सामने आ जाता है, और जो हमारा एप्रीहेंशन है वो सही साबित होता है। दूसरी चीज़ आपको ये तो दुनिया जानती है, हमारे यहीं बीजेपी के बहुत सारे लीडर जो है कारगिल जंग और कारगिल के मामले पर है ना चेस्ट बीटिंग करते हुए वो पूरे देश में घूमते हैं और वो जो है वोट लेते हैं। सेना के नाम पे उनकी पूरी पॉलिटिक्स होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब देने की बारी आती है, पेट्रोटिज़म की ये बड़ी बड़ी बातें और तकरीरें करते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो लद्दाख और बिलखुसूस कारगिल को हमेशा पीठ दिखाया है सरकारों ने, कोई भी सरकार हो। मैं आज इस सरकार की ही बात नहीं करता हूँ, इससे पहले भी जो सरकारें आई हैं, तो देश को जब ज़रूरत पड़ी हमारे लोगों ने बिल्कुल वालिहाना तौर पर किसी भी किस्म की कुर्बानी से पीछे हम नहीं हटे। लेकिन जब देश में जो बरसर इख्तिदार जो हुकूमत है, उनको जब हमें कुछ देने की बारी आई, हमारे सम्मान की बारी आई या फिर हमें रिकॉग्नाइज़ करने की बारी आई, तब हमें पीठ दिखाई गई है। ये इनजस्टिस लंबे समय से चल रहा है और यूटी बनने के बाद तो विशेषकर ख़ासकर ये चीज़ देखने को मिल रही है। एक चीज़ जो आपने बताई सर कि जैसे ये जो सेंस ऑफ एलिनेशन और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि करगिल के लोगों के अंदर ही है, ये लद्दाख के सभी लोगों के अंदर है। इवन जो लेह में एपेक्स बॉडी बनाई गई है 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर के, ये इन्हीं तमाम इनसिक्योरिटीज़ को दूर करने के लिए। मैं उस पर आना चाहता हूँ। वो 6 शेड्यूल की जो डिमांड उन लोगों की तरफ से आई जो यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे थे जी, तो उससे ये तो जाहिर हो ही गया कि वो जो कुछ सरकार ने दिया है, जो कुछ बनाया है, उससे वो खुश नहीं है। उसमें थोड़ा सा आप और बताइए कि करगिल और लेह के लोगों का किन किन चीज़ों पर अलग अलग नज़रिया है और किन चीज़ों पर वो कॉमन एक साथ। देखिए, इनसिक्योरिटी को लेकर के तो कॉमन हमारा प्रॉब्लम है, जॉब को लेकर के, लैंड इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के। लेकिन हमारा जो मेन प्रॉब्लम ये है कि लेह में जो लीडरशिप है वो 6 शेड्यूल को एज ए मुतबादिल के तौर पर देखती है। लेकिन हम जो चाहते हैं, चूँकि हम हिंदुस्तान के अंदर भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की उस फ़िलासफ़ी को मानते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम उसी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की फ़िलासफ़ी को पसंद करते थे। देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ा है, समाज में बहुत से काम करते हैं और आप बहुत बारीकी से जानते हैं लेह को भी और करगिल को भी। आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या वजह है जो इन्होंने ये सब कुछ किया है? इसके आगे क्या कुछ आपको लगता है? ये जो खदशा है, जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, उसके आगे आप क्या देख रहे हैं कि क्या हो सकता है? काहे की तैयारी है आखिर, ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, द बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है सरकार की वो क्लूलेस है। इन्हें खुद पता नहीं है कि करने क्या जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी तो कोई भी डिसीजन या पॉलिसी होती है, उसके लिए आपको अरसा लगता है उन पॉलिसीज को फ्रेम करने और उसको एग्जीक्यूट करने में। लेकिन ये जो रैंडम जो दिमाग में बातचीत होती है, उसमें फायदे नुकसान सब कुछ कैलकुलेट किए जाते हैं और इवन स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपने जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में लिया हुआ है, और जाहिर सी बात है जम्मू के अंदर भी जो लोग खुशी का इजहार कर रहे थे, उनके अंदर भी बहुत डीप कन्फ्यूजन है। और जब हम सरकारी, हमें बताया था किसी ने कि ये जो ज़मीन वाला मामला है और पूरे मुल्क से लोग कोई भी जा कर के वहाँ बस सकता है, उसमें वैली में जाने के चांसेस लोगों के बहुत कम हैं, वो जम्मू में आकर के ज़्यादा प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। तो असल में जम्मू के लोग ही उससे थ्रेटेंड हैं, उससे उनको ज़्यादा जाहिर सी बात है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप आर्टिकल 370 यानी उसमें वो हिंदुओं का भी भला नहीं हो रहा है। मैं ये बात कहने की ये बेसिकली ये हिंदू मुसलमान इशू है ही नहीं। जी जी जी। ये जब आप किसी, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार तो हिंदू मुसलमान देखती है ना, ये आप कह रहे हैं जी। जो चूँकि जो
कश्मीरी पंडित जो एक वहाँ के हिंदुओं को आमतौर पे कहा जाता है, जो उनकी कल्चर और उनकी मुसलमानों की कल्चर कहीं ज़्यादा नज़दीक है मुल्क के बाकी हिस्सों के। कश्मीरी पंडित तो एक पंचिंग बैग की तरह सरकार के लिए हैं कि जो सरकार को जब भी मर्जी आता है किसी इशू पे बात करने की, या तो वो कश्मीर की बात करती है, कश्मीरी मुसलमानों को पंचिंग बैग बनाती है, या फिर कश्मीरी पंडितों को एक पंचिंग बैग के तौर पे इस्तेमाल करती है। जो रियल प्रॉब्लम है वहाँ की, उसका समाधान तभी हो सकता है, हल तभी ही निकल सकता है जब आप वहाँ के स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलेंगे। और एक चीज़ काज़मी साहब, ये बात बिल्कुल मैं साफ करके कहना चाहता हूँ कि अगर आप 370 भी हटा देते, जाहिर सी बात है समाज में तब्दीलियाँ होती हैं, चीज़ें रूल्स चेंज होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर लोकल जो स्टेक होल्डर है उनसे बात हो जाती है, उनको एतमाद में लेते, उसके बाद आप एब्रोगेट करते, तो जाहिर सी बात है जो इतना वावेला हो रहा है ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से ये चीज़ें अब एग्जीक्यूट की जा रही हैं, पॉलिसी ज़बरदस्ती थोपी जा रही है, उसमें महसूस ये हो रहा है कि वावेला कराना चाहते हैं जानबूझ के। ये एक यानी वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, बेचैनी लाना चाहते हैं, शायद उसके बाद कोई नया कुछ और प्लान हो चुके। देखिए होता ये है कि कई बार ऐसा महसूस होता है कि सरकारें प्रोवोक करती हैं, और प्रोवोकेशन में जब उधर से कोई रिएक्शन आता है तो फिर और बड़ी कोई कार्रवाई करने की तैयारी करती हैं। जैसे किसानों के बारे में चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या कश्मीर में जो कुछ ये तब्दीली की गई, आप कह रहे हैं कि क्लूलेस है, लेकिन क्या इसके आगे कहीं कोई और लार्जर डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है? आखिर क्या है वो? देखिए, वो सारे डिज़ायर या डिज़ाइंस, आप जिस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें हमारा, जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक जो मैनिफेस्टो है या उसका जो एक ईगो है वो तो सेटिस्फाई हो सकता है, उस तक की मैं बात नहीं करता हूँ। मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में जो देश के हित की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो नेशनल इंटरेस्ट किसी पहाड़ से, किसी ज़मीन के टुकड़े से या जंगल से ही नहीं होता है। नेशनल इंटरेस्ट नेशन से ही, नेशन के इंटरेस्ट से बनता है, और नेशन को ही अगर परेशान करके उनके इंटरेस्ट्स की बात की जाए तो मुझे कहीं भी ये इसमें कोई वे नहीं नज़र आता है कि इसमें आप कहीं नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर, ऐसा बॉर्डर के नज़दीक लोग जो होंगे वो अगर मुल्क के साथ जुड़ा हुआ मजबूत महसूस नहीं करेंगे तो एक तरह से बॉर्डर भी अनसेफ होता है। मैं आपको एक चीज़, वो जहाँ वो फौज बैठी है, उन फौज को अगर मकामी लोगों की सपोर्ट अगर नाराज़गी की वजह से ना हो तो वो फौज भी कुछ नहीं कर पाती। देखिए, कारगिल जंग के फ़ौरन बाद मुझे याद है कि हमारे जितने भी आर्मी बड़े बड़े जर्नल्स उस वक़्त हुआ करते थे, वो सब आके हमारी पीठ थपथपाते थे, हम लोग बॉर्डर से हैं और कि आप लोग ना होते तो शायद हमें ये कामयाबियाँ नहीं होती। जाहिर सी बात है, ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट था, हम सब का एक एफर्ट था, और हम भी, हमारे लोग भी इसको अपनी एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो नेशनलिज़म आप ऐसी रूम्स में बैठकर, दिल्ली में या फिर किसी सेफ कंफर्ट जोन में बैठकर नेशनलिज़म का प्रचार करते हैं, या नेशनलिज़म की भावनाएं जो है वो आप दिखाते हैं, इमोशंस को दिखाते हैं, तो ये जो जज्बात का इजहार करना है ये बिल्कुल डिफरेंट है जब आप फ्रंट लाइन में बैठ के अपने नेशन की बात करते हैं, उसकी एडवोकेसी करते हैं। क्योंकि बॉर्डर में जब भी खुदा न ख्वास्ता कभी भी हालात ख़राब हुए तो पहला जो निशाना बनता है वो बॉर्डर का फर्द ही बनता है, पहली गोली उसको खानी पड़ती है। कोई दिल्ली में बैठा हुआ कोई राज्यसभा का, लोकसभा का मेंबर जो है वो उसकी तरफ नहीं जाता, वो तो आराम से बैठते हैं, उनके पास शाम को मीडिया आ जाती है और आप उसको बाइट दे देते हैं, अपनी बाइट से ही तमाम देशभक्ति ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो रियल सेंस में अगर नेशन को लेके कोई चलता है तो वो वहीं चलता है जो बॉर्डर में लड़ता है, और एक बार नहीं लड़ता है, सुबह शाम लड़ता है, 24 आवर्स लड़ता है। दूसरी चीज़ ये अभी आप देखेंगे, और ये बगैर तनख्वाह के लड़ता है। चाइना जो फौजी है वो फिर भी उसको सैलरी मिलती है, ये आम आदमी को वहाँ कोई सैलरी नहीं मिलती, बगैर लालच के। अभी हमारे चाइना बॉर्डर की बात करें, वहाँ जो हमारे गाँव हैं, वहाँ पे वॉलंटियर्स खुद जाके वहाँ पानी ले जा रहे हैं, तो उनको कोई उजरत नहीं मिल रही है। अगर उजरत मिल भी रही है तो उनके उस जज्बे के सामने वो उजरत की कोई कीमत नहीं है। इसी तरह कारगिल वार में आप देखें, द्रास के लोगों ने, बटालिक के लोगों ने, करगिल के मुसलमानों ने, करगिल के बुद्धिस्टों ने, लेह के मुस्लिम बुद्धिस्टों ने, सब ने मिलकर जो एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ देश की इस लड़ाई में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया है। और आज जब
आपको आपकी पॉलिटिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप एक कम्युनिटी को उठा के कुर्सी पे बिठा देते हैं, दूसरे को आप फर्श पे बिठा देते हैं। कल आपको इस कम्युनिटी के साथ प्रॉब्लम हुई, इसको आप फर्श पे बिठाएंगे, दूसरी कम्युनिटी को आप कुर्सी पे बिठाएंगे। तो ये अंग्रेज़ों का खेल है। जी जी जी। जैसे अंग्रेज़ तफरका करो और तफरका डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक एक्सटेंशन है। तो ये अनफॉर्चुनेट है जो लद्दाख में हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है, यकीन है कि हमारे लोग जो हैं इन चीज़ों को समझते हैं, और ख़ासकर जो उलमाए किराम का बहुत बड़ा इसमें रोल है कि वो हमेशा इस्लामी तारीख़ में भी ऐसे बहुत सारे अफराद गुज़रे हैं जिनके हवाले से बात करते हैं तो वो सब सामने आ जाता है कि भाई ये उस तारीख़ के उस शख्स से इसकी शबी हो जाती है। ये तो ये सारी चीज़ें ख़ुद ब खुद मालूम हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन करगिली साहब। देखिए, मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि आप करगिल के रहने वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर, और उसके अलावा 2019 लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा है, समाज के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। और जिस तरह से आपने बताया, देखिए ये दुख और दर्द जो अंदर दिल में जो महसूस होता है वो आपने बताया कि हम मुल्क के लिए सभी मिलकर के जो सीमावर्ती इलाकों में हैं, जो बॉर्डर पर हैं, वो देश को बचाने के लिए बाकायदा काम करते हैं। और ये वो इलाका है जहाँ कई जंगें हो चुकी हैं 47 के बाद में, और उसके अलावा भी हर दिन जंग जैसी हालत में गुज़रता है। वो लोग अगर अपने आप को ऐसा महसूस करें कि उन्हें अलग थलग किया जा रहा है, या उनके साथ नफ़रत जाहिर की जा रही है, या उनका हुकूक नहीं मिल रहे, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए या ख़रीदने के नाम पर दूसरे लोग आने वाले हैं, या उनको जो जॉब मिलते थे सरकारी वो अब नहीं मिलेंगे, तो इस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आप लोग तसव्वुर करें कि पहाड़ के ऊंचे आखिरी कोने पर जो बैठा हुआ आदमी है उसका पूरे देश से ताल्लुक़ उस तरह से नहीं है जैसे हम मैदानी लोगों का होता है, और काम भी मिल जाता है और एक दूसरे शहर में भी चले जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने वाले को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं, एक्स्ट्रा कोशिश करनी होती है। हम मैदान में बैठे हुए लोग, जो हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं यहाँ, वो उस तकलीफ़ को समझ ही नहीं सकते। तो ये जो आपने बताया कि हम मुसलसल देश के लिए लड़ने के लिए, फ़ौजियों की हिमायत के लिए, सपोर्ट के लिए, करगिल जंग का भी आपने जिक्र किया, और अभी हाल के दिनों में जो चीन हमारे इलाक़ों में आकर के कुछ इलाक़ों में कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, लद्दाख के इलाके में, उसमें भी वहाँ के लोकल आवाम का कितना बड़ा रोल रहा है उसका भी जिक्र किया। हमें समझना ये चाहिए कि मुल्क के हर हिस्से में रहने वाला बराबर का शहरी है, और उस हर शहरी को पूरे हुकूक मिलने चाहिए, बराबर मिलने चाहिए, और इसमें मज़हब और इलाका, स्टेट या कोई भी उसमें माने नहीं होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें गौर करने की हैं। मेरी सभी से, दर्शकों से, सरकार के लोगों से गुजारिश है कि इसको इंसानी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखें, सोचें, समझें, और सिर्फ एक सेक्लूडेड नज़रिया, सिर्फ नफ़रत वाली सियासत के अंदर फ्रेम में ना देखें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सज्जाद हुसैन करगिली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।